हेलो एवरीवन। आज हमारा चैप्टर 5 का पार्ट 2 है, कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल। इस पे हम लोग एमसीक्यू कर रहे थे। पार्ट 1 आ चुका है और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख लेना। आज सेक्शन 72 से 86 कवर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, इन केस ऑफ स्टेज कैरेज परमिट रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी मे वेरी द कंडीशन ऑफ परमिट ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू इट without granting separate permit, and in that case the variation of termini shall not be altered and the distance covered by variation shall not exceed। ठीक है, ये कह रहा है कि जो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है वो आपका स्टेज कैरेज परमिट में कोई कंडीशन वेरी कर सकता है विदाउट ग्रांटिंग सेपरेट परमिट। होता ये है कि अगर आप कोई परमिट में कोई वेरिएशन चाहते हो और वो एप्लीकेशन आप देते हो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को, तो कोई भी वेरिएशन हो, चाहे कोई भी वेरिएशन हो, इट इज़ कंसिडर्ड एज एन एप्लीकेशन फॉर न्यू परमिट। ये आप याद रखना। आप चाहे कोई भी वेरिएशन के लिए अप्लाई करें, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी हो या फिर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, वो उसको एज ए एप्लीकेशन ऑफ न्यू परमिट मानेगा। ठीक है, लेकिन स्टेज कैरेज के परमिट में एक एक्सेप्शन दिया गया है कि एक लिमिट दिया गया है कि कुछ किलोमीटर तक वेरिएशन चलेगा, उससे ज़्यादा का करोगे तो वो एज एन एप्लीकेशन फॉर न्यू परमिट हो जाएगा। ठीक है, तो वो कौन सा, वो लिमिट की वैल्यू क्या है? तो इसका आंसर है 24 किलोमीटर्स। 24 किलोमीटर्स तक का वेरिएशन एक्सेप्ट कर सकती है रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, लेकिन वो ये भी देखेगी कि वो क्यों देना चाहती है। उससे अगर पैसेंजर्स को सुविधा मिल रही है या फिर कुछ लोगों को मतलब उससे कोई फ़ायदा हो रहा है तभी वो वेरिएशन करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। ठीक है, तो ये 24 किलोमीटर्स का आप याद रखना। और ये भी याद रखना कि कोई भी वेरिएशन हो परमिट में, उसको एज एन एप्लीकेशन ऑफ न्यू परमिट माना जाएगा। ठीक है, उसको अलग से एक सेपरेट परमिट दिया जाएगा। बस स्टेज कैरेज के परमिट में ये एक्सेप्शन दिया हुआ है छोटा सा 24 किलोमीटर्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द स्टेट गवर्नमेंट, एसजी मतलब स्टेट गवर्नमेंट हो गया, यहाँ पे सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, एसटीए मतलब स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और आरटीए मतलब रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, शॉर्ट में लिखा है मैंने। सो द स्टेट गवर्नमेंट इफ सो डायरेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, और यहाँ पे और होना चाहिए एंड नहीं, और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी टू लिमिट द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैरेजेस ऑपरेटिंग ऑन सिटी राउट्स इन टाउन्स विद पॉपुलेशन नॉट लेस देन। पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने इस टाइप का क्वेश्चन किया था, वहाँ पे स्टेज कैरेज का केस था। तो यहाँ पे भी सेम उसी तरह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसी स्टेट को ऐसे डायरेक्शन दे सकती है कि आप किसी रूट पे आपका नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है उसको लिमिट कर दे। किसी कोई भी कारण हो सकता है कि रोड का कंडीशन हो या कुछ और हो, तो उससे कोई डायरेक्शन दे सकता है कि उस रूट पे आपका नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैरेजेस है वो लिमिट कर दे। तो एक कंडीशन होता है कि जिस रूट पे ये लिमिट करने का जो डायरेक्शन दिया जाता है, उस रूट पे जो टाउन्स होते हैं उनका पॉपुलेशन मिनिमम कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर है 5 लाख। मिनिमम 5 लाख होना चाहिए। उसी सिटी राउट पे ये डायरेक्शन दिया जाता है कि आपका नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैरियर्स लिमिट कर दे। सेम चीज़ स्टेट, ये क्या कहते हैं, स्टेज कैरियर्स के केस में भी होता है। वहाँ पे भी मिनिमम 5 लाख का पॉपुलेशन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेयर द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैरेजेस आर फिक्स्ड एज इन प्रीवियस क्वेश्चन द रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी शैल रिजर्व सच नंबर ऑफ परमिट्स फॉर। अब हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि स्टेज कैरेज के केस में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट करती है कि किसी रूट पे आपका स्टेज कैरेज का नंबर है उसको फिक्स करे, तो उसके बाद रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी क्या करती थी, कुछ नंबर ऑफ स्टेज कैरेजेस एससी और एसटी के लिए, एक सेकेंड, हाँ, एससी एंड एसटी के लिए कुछ नंबर ऑफ स्टेज कैरेजेस रिजर्व करती थी शुरू में ही, एकदम जब फिक्स हो जाता था नंबर ऑफ स्टेज कैरेज उसके बाद। लेकिन यहाँ पे इस केस में कॉन्ट्रैक्ट कैरेजेस में नो सच रिजर्वेशन। ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसा रिजर्वेशन नहीं होता एससी एसटी के लिए या किसी के लिए भी। यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ प्रेफरेंस के बेसिस पे यहाँ पे दिया जाता है किसको, मतलब कोई ज़्यादा प्रेफरेंस किसी को देते, किसी को कम प्रेफरेंस देते हैं, तो उसी बेसिस पे यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट कैरेजेस का परमिट दिया जाता है। मतलब स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे या फिर एक्स सर्विसमैन को, लेकिन यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे ऐसा रिजर्व नहीं हो जाएगा कि एससी एसटी के लिए इतना रिजर्व, ऐसा नहीं होता। वो बस स्टेज कैरेज के केस में होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, डिफरेंस बिटवीन स्टेज कैरेज और कॉन्ट्रैक्ट कैरेज इस केस में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। विच सेक्शन डील्स विथ स्कीम फॉर रेंटिंग ऑफ मोटर कैब। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आप याद रखना, यह सेक्शन 75।
सेक्शन 75 में बात की गई कि आप मोटर कैब अगर आपको रेंट करना है, भाड़े पे लेना है, जैसे आप किसी जगह जाते हो, हिल स्टेशन पे घूमने जाते हो या कहीं भी जाते हो, तो वहाँ पे आप जूम कार के बारे में जानते होगे, अब रेंट करते हो, तो इसके बारे में ये सेक्शन 75 में बात की गई है। नेक्स्ट है, हु हैज़ द पावर टू मेक स्कीम फॉर द पर्पस ऑफ रेगुलेटिंग द बिजनेस ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर कैब्स और मोटरसाइकिल मेंशन अंडर सेक्शन 75। ठीक है, ये भाड़े पे मोटर कैब या मोटरसाइकिल लेना, ये जो भी मतलब इससे रिलेटेड जो भी रूल्स है वो कौन बनाती है। रूल्स मतलब स्कीम हो गया, मतलब स्कीम होता है वो कौन, किसके पास है पावर बनाने का, तो ये है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट इससे रिलेटेड स्कीम बनाती है अंडर सेक्शन 75। क्वेश्चन नंबर 6 है, एन एप्लीकेशन टू वेरी द कंडीशन ऑफ परमिट अदर देन टेम्पोररी परमिट शैल बी कंसिडर्ड एंड वेरिड बाय पेइंग एक्स्ट्रा चार्ज इन प्रोपोर्शन टू द वेरिएशन। नहीं, शैल नॉट बी कंसिडर्ड, नहीं, ये है इसका सही आंसर है, ये है शैल बी ट्रीटेड एज एन एप्लीकेशन फॉर द ग्रांट ऑफ न्यू परमिट। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बता दिया था कि अगर आप कोई एप्लीकेशन देते हो अपने परमिट में कोई कंडीशन वेरी करने के लिए, उसको एज एन एप्लीकेशन फॉर न्यू परमिट माना जाएगा। सिवाय एक स्टेज कैरेज का एक्सेप्शन था कि बस 24 किलोमीटर तक का वेरिएशन एक्सेप्टेबल है, और किसी में भी नहीं, दूसरे किसी में नहीं, ओनली इन स्टेज कैरेज। तो ठीक है, जनरल बात है, यहाँ पे बात बोली गई है कि टू वेरी द कंडीशन ऑफ परमिट है, उसको एन एप्लीकेशन फॉर द ग्रांट ऑफ न्यू परमिट माना जाएगा। और जो 24 किलोमीटर का है उसमें भी बहुत सारे कंडीशन है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप बोलोगे जाके आपको स्टेज कैरेज में 24 किलोमीटर तक का वेरिएशन कर देंगे, नहीं, उसमें भी कुछ कुछ कंडीशन है। ठीक है, तो जनरली आप याद रखना कि अगर कोई आप एप्लीकेशन देते हो परमिट में कंडीशन वेरी करने के लिए, तो उसको एज ए ग्रांट ऑफ न्यू परमिट एप्लीकेशन माना जाएगा। नेक्स्ट है, ए गुड्स कैरेज परमिट इज़ वैलिड in the region of the regional transport authority which granted in the region of the regional transport authority and the adjacent regions throughout state या throughout India। इसका सही आंसर throughout state। ठीक है, गुड्स कैरेज परमिट होता है वो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी देती है, लेकिन उसकी जो वैलिडिटी होती है पूरे स्टेट में होती है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, special exception is provided for variation of permit up to 24 kilometers distance variation in the case of dash permit and it will not be treated as an application for new permit। ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, इसका आंसर है स्टेज कैरेज। ठीक है, स्टेज कैरेज में इस स्पेशल एक्सेप्शन दिया गया है 24 किलोमीटर का, वो भी कोई कंडीशन पे ही, ऐसे ही नहीं। नेक्स्ट है, ए परमिट अदर देन ए टेम्पोररी परमिट और ए स्पेशल परमिट, इन दोनों को छोड़ के शैल बी इफेक्टिव इन केस ऑफ इशुवेंस, या फिर पहली बार मिल रहा हो या फिर रिन्यू हो रहा हो, तो उसकी वैलिडिटी कितनी होती है एक परमिट की, वो होती है 5 ईयर्स, 5 साल तक की वैलिडिटी होती है, एक्सेप्ट किसके केस में, टेम्पोररी और एक स्पेशल परमिट को छोड़ के, नॉर्मल परमिट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, 5 ईयर्स, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, a permit may be renewed on an application made not less than dash days before the date of expiry। तो इसका आंसर है 15 डेज। 15 डेज से पहले आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा आपके परमिट के रिन्यूअल के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, द रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और द स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी मे रिजेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर द रिन्यूअल ऑफ ए परमिट इफ द एप्लीकेंट हैड बीन पनिश्ड डैश टाइम्स फॉर द ऑफेंस विद इन डैश मंथ्स। ठीक है, तो इसका आंसर है डी है, ट्वाइस और मोर एंड 12 मंथ्स। अगर कोई एप्लीकेंट है वो 12 महीने के अंदर 2 या उससे ज़्यादा बार किसी ऑफेंस से रिलेटेड उसको पनिश किया गया है, तो उसका जो एप्लीकेशन है वो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी या फिर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी रिजेक्ट कर सकती है। ठीक है, याद रखना कि 12 महीने के अंदर 2 या उससे ज़्यादा बार ऑफेंस में अगर कोई पनिशमेंट मिलती है उसे। अब यहाँ पे नोट करके बात किया गया है, जो ऑफेंस है वो किससे रिलेटेड होता है, वो होता है टैक्स पेमेंट, मतलब आप टैक्स नहीं भरे हो और गाड़ी चला रहे हो, या फिर मेकिंग अनऑथराइज ट्रिप्स, या फिर प्लाइंग ऑन अनऑथराइज रूट, इस रूट के लिए आपको मिला हुआ है परमिट, उसमें आप नहीं चला रहे, किसी और रूट में चला रहे हो, या फिर आपका जो नंबर ऑफ़ ट्रिप्स है उससे आप ज़्यादा नंबर ऑफ़ ट्रिप्स कर रहे हो, जो परमिट में मेंशन उससे ज़्यादा कर रहे हो, तो वो एक ऑफेंस हो गया। इन 3 ऑफेंस से रिलेटेड अगर आप 12 महीने में 2 या उससे ज़्यादा बार आप ऑफेंस करते हो और उससे आपको पनिश किया गया है, तो
जो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है या फिर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी वो आपका रिन्यूअल ऑफ परमिट का जो एप्लीकेशन है वो चेक कर सकती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 12 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। वेयर ए परमिट हैज़ बीन रिन्यूड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड देयर ऑफ सच रिन्यूअल शैल हैव इफेक्ट फ्रॉम दैट डेट। दूसरा है वेयर ए परमिट हैज़ बीन रिन्यूड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड देयर ऑफ सच रिन्यूअल शैल हैव इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ सच एक्सपायरी। ठीक है, ये बेसिकली ये कह रहा है, दो स्टेटमेंट ये कह रहा है कि सपोज करिए जो आपका परमिट है वो अक्टूबर को एक्सपायर हो रहा है। ठीक है, अक्टूबर को एक्सपायर हो रहा है, आपने ऑलरेडी उसके लिए मतलब 15 दिन पहले उसका आपने रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन डाल दिया है, लेकिन किसी कारणवश किसी मतलब कोई प्रॉब्लम से आपका जो है जो परमिट है वो नवंबर में जाकर रिन्यू हुआ है। ठीक है, तो जो परमिट यहाँ पर नवंबर में जाकर रिन्यू होगा वो उसका जो रिन्यूअल होगा वो कब से इफेक्टिव होगा। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि इस यहीं से होगा जहाँ से आपका रिन्यू हुआ है, और दूसरा कह रहा है कि आपका अक्टूबर से जब आपका परमिट एक्सपायर हो रहा था वहीं से आपका रिन्यूअल होगा। ठीक है, भले वो नवंबर में जाकर रिन्यू हुआ है लेकिन जो डेट ऑफ रिन्यूअल होगा वो अक्टूबर से ही होगा उसमें। तो इसका जो सही आंसर है वो है 2। ठीक है, अगर आपने सपोज करिए 20 अक्टूबर को जाके आपने आपका परमिट एक्सपायर हो रहा है और आपने 15 दिन पहले ही एप्लीकेशन दे दिया रिन्यूअल के लिए, और वो जाके आपका 20 नवंबर को जाके आपको परमिट आपका रिन्यूड मिल रहा है। ठीक है, लेकिन उसमें जो डेट होगा उसका रिन्यूअल होगा वो 20 अक्टूबर से ही होगा। ठीक है, आपका ये परमिट एक्सपायर हो रहा था 20 अक्टूबर से, तो यहीं से उसमें रिन्यूअल होगा, भले ही आपको बाद में मिल रहा है। ये आप याद रखना बात। दूसरा है वेयर अ टेम्पोररी परमिट हैज़ बीन ग्रांटेड अंडर आफ्टर द डेट ऑफ एक्सपायरी द फी पेड ऑफ सच टेम्पोररी परमिट शैल नॉट बी रिफंडेड। दूसरा है चौथा है वेयर अ टेम्पोररी परमिट हैज़ बीन ग्रांटेड आफ्टर डेट ऑफ एक्सपायरी द फी पेड ऑफ सच टेम्पोररी परमिट शैल बी रिफंडेड। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जैसे आपको अक्टूबर 20 मैंने भी एग्जांपल दिया, नवंबर 20 को आपको परमिट आपको मिला, रिन्यू हुआ, किसी प्रॉब्लम वश शायद आपका जो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी वो आपका रिन्यूअल पे स्टे लगा दिया हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो नवंबर में जाकर रिन्यू हो रहा है और उसमें जो रिन्यूअल डेट होगा वो 20 अक्टूबर से ही लागू होगा क्योंकि यहाँ पे आपका परमिट एक्सपायर हो रहा था। अब इस एक महीने के बीच में सपोज़ करिए आपने कोई टेम्पोररी परमिट के लिए अप्लाई किया और आपको मिल गया, तो जब आपका ये परमिट ग्रांट हो जाएगा नवंबर 20 से, जिसकी वैलिडिटी 20 अक्टूबर से ही होगी, तो ये फिर टेम्पोररी परमिट का पैसा तो वेस्ट हो गया ना, तो ये आपको रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4 सही है कि वेयर टेम्पोररी परमिट हैज़ बीन ग्रांटेड आफ्टर डेट ऑफ एक्सपायरी। इसके एक्सपायरी के बाद अगर कोई आप टेम्पोररी परमिट आपने लिया है, द फी पेड ऑफ सच टेम्पोररी परमिट शैल बी रिफंडेड। ठीक है, ये 2 पॉइंट आप याद रखना कि अगर आप मतलब आपका जो रिन्यूअल है वो एक्सपायरी के बाद होता है, तो जो रिन्यूअल है वो उसका जो इफेक्टिव होगा वो इफेक्टिव होगा आपके एक्सपायरी के डेट से इफेक्टिव होगा। ठीक है, और इसी बीच अगर आपने कोई टेम्पोररी परमिट लिया है तो उसका पैसा है वो रिफंड हो जाएगा। तो 2 and 4 इज़ करेक्ट। डी। क्वेश्चन नंबर 13 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ए परमिट इज ट्रांसफरेबल, ए परमिट शैल नॉट बी ट्रांसफर्ड एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। सेकंड ऑप्शन सही है। द होल्डर ऑफ परमिट कैनॉट रिप्लेस द व्हीकल कवर्ड बाय द परमिट बाय ए अदर व्हीकल ऑफ द सेम नेचर। द होल्डर ऑफ द परमिट मे विद द परमिशन ऑफ अथॉरिटी रिप्लेस द व्हीकल कवर्ड बाय द परमिट बाय एनी अदर व्हीकल ऑफ द सेम नेचर। ठीक है, फोर्थ सही है। पहला है कि परमिट ट्रांसफरेबल नहीं है और आप कर सकते हो, लेकिन आपको एक परमिशन चाहिए ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के, ऐसे बिना परमिशन के ट्रांसफरेबल नहीं है। और चौथा ये सही है कि आप अपना जो परमिट है जिसके मतलब जो गाड़ी आप चला रहे हो परमिट के अंदर, उसको आप दूसरे गाड़ी से रिप्लेस कर सकते हो, सेम नेचर होना चाहिए, लेकिन इसके लिए भी आपको अथॉरिटी की परमिशन चाहिए। तो 2 and 4 इज़ करेक्ट। बी। क्वेश्चन नंबर 14 है वेयर द होल्डर ऑफ ए परमिट डाइज द पर्सन सक्सीडिंग टू द पोसेशन ऑफ द व्हीकल कवर्ड बाय द परमिट मे फॉर ए पीरियड ऑफ डैश मंथ्स यूज द परमिट। ठीक है, कोई परमिट होल्डर है, अगर किसी कारणवश वो मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जो पर्सन उसको सक्सीड कर रहा है वो उसके परमिट को यूज़ कर सकता है फॉर ए पीरियड 3 months। ठीक है, 3 मंथ के लिए वो उसका जो परमिट है वो यूज़ कर सकता है, लेकिन याद रखना अगर सपोज़ करिए अब ये जो परमिट होल्डर है वो मर जाता है और उसकी जो परमिट होती है वो 2 मंथ के बाद एक्सपायर होने वाली होती है, तो इस केस में वो 2 मंथ तक यूज़ कर पाएगा, लेकिन अगर 3 मंथ से ज़्यादा तक की वैलिडिटी है उसके मरने के बाद तो वो 3 मंथ्स तक वो यूज़ कर सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखना।
आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फॉर द प्रीवियस क्वेश्चन सच पर्सन विद इन डैश डेज ऑफ द डेथ ऑफ द होल्डर हैज़ टू इन्फॉर्म द ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी अबाउट द डेथ ऑफ द परमिट होल्डर एंड ऑफ इट्स ऑन इंटेंशन टू यूज़ द परमिट। ठीक है, वो 3 मंथ्स तक यूज़ कर सकता है, लेकिन उसको अंडर 30 डेज 30 दिन के अंदर उसको अब ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना होगा, जिसने परमिट दिया होगा उसको इन्फॉर्म करना होगा कि जो परमिट होल्डर के मतलब जो परमिट होल्डर था उसका डेथ हो गई है और उसकी जगह वो ये परमिट यूज़ करना चाहता है। ठीक है, 30 दिन के अंदर उसको इन्फॉर्म करना होता है और 3 मंथ्स तक वो यूज़ कर सकता है परमिट को। 2 इम्पॉर्टेंट डेटा आप याद रखना। ठीक है, बस इतना ही था आज के वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और देखने के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।